हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सब सामने देखेंगे बेटा। मैं पहले एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा, मुझसे किसी ने प्रॉब्लम पूछी भी नहीं है, पर मुझे लगता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया होगा उनके लिए प्रॉब्लम आई होगी। बेटा, दो अलग अलग एंट्री जिनका डिस्कशन मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में करना चाहता हूँ। बेटा, एक है परचेज्ड शेयर्स और दूसरा है बेटा रिसीव्ड डिविडेंड। बाबू, मैं पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट तो नहीं बना रहा, पर बेटा इन दोनों का ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा। ठीक है वृंदा, क्या किया बेटा ट्रीटमेंट परचेज्ड शेयर का? नहीं, जर्नल एंट्री नहीं। क्या हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन में? क्या किया ट्रीटमेंट? हो जाता है जर्नल एंट्री का बुखार चढ़ जाता है जब इतनी जर्नल एंट्री कर लो। बस बाबू, आपने क्या किया होगा, जैसे बेटा बाकी चीजें फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स आपके लिए एसेट है, वैसे ही बेटा शेयर भी आपके लिए एसेट है। और मैं बता देता हूं, शेयर का एग्जांपल मैंने दो जगह पर दिया हुआ है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक करंट एसेट्स। बेटा एग्जांपल सेम था, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेटा अगर मैंने शेयर खरीदे रिलायंस के 12 महीने में बेच दूंगा तो वो करंट एसेट्स है, क्योंकि करंट एसेट्स की डेफिनेशन थी विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ। और बाबू, अगर मैंने 12 महीने से ज्यादा के लिए खरीदे हैं तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन कहती थी हर वो चीज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीने के बाद रिटर्न देती है। तो बाबू, मैंने यहां पर ये नहीं बताया कि ये करंट एसेट्स है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं कहता हूं आप कुछ ही मान लो, है तो एसेट्स ही, दोनों में से कुछ ही मान लो, एसेट ही तो है। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो बेटा कैश से पैसा कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, साथ ही साथ एसेट्स में एक हेड ऐड हो जाएगा जिसका नाम है शेयर। शेयर्स को बढ़ा दो, कैश को कम कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। समझ आई बात? जिन्होंने नहीं करा, करना तो है ही होमवर्क, इसलिए बता रहा हूं। बाबू, इसके बाद एक और टर्म आती है रिसीव्ड डिविडेंड। बेटा डिविडेंड क्या चीज होती है? एक नॉर्मल इनकम है। मैं मतलब समझा रहा हूं डिविडेंड का, कोशिश करना एक बारी में समझ सको। जिन्होंने बिजनेस स्टडीज में मुझसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर समझा हुआ है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा डिविडेंड क्या चीज है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आप कोई भी कंपनी एज्यूम करो, दुनिया की कोई भी कंपनी। बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई जिंदा इंसान नहीं है। रिलायंस को सोचो, रिलायंस कोई इंसान है? रिलायंस तो एक कंपनी का नाम है। आपको पता है रिलायंस को धंधा करने के लिए पैसा कहां से मिलता है? किसी भी कंपनी को धंधा करने के लिए पैसा कहां से मिलता है? कोई भी कंपनी शेयर बेचती है मार्केट में। आपने शेयर बेचे, आप रिलायंस हो, और बाबू आप सब इन्वेस्टर्स हो, आपने शेयर खरीद लिए। मान लो आप 50 लोग बैठे हो, सबने 1-1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। रिलायंस के पास पैसे कितने इकट्ठे हो गए? 50 लाख। 50 लाख, 50 लाख से रिलायंस ने धंधा शुरू करा। मान लो रिलायंस क्या कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है, रिफाइन कर रहा है ऑयल को और बेच रहा है। ठीक है जी, क्रूड ऑयल खरीद रहा है, रिफाइनिंग कर रहा है अपनी रिलायंस रिफाइनरीज में और उसको बेच रहा है, पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन बना बना कर बेच रहा है। ठीक है जी, ये चल रहा है। पूरे साल भर धंधा करने का रिजल्ट ये निकला कि रिलायंस ने 10 लाख रुपए कमाया। ठीक है बाबू, रिलायंस कोई जिंदा इंसान तो है नहीं जिसको अपने खाने पीने के लिए 10 लाख रुपए इस्तेमाल करने हैं या उसका कोई घर का खर्चा है। रिलायंस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो 10 लाख रुपए किसके? बेटा अपने शेयर होल्डर में बांट दो, सारे के सारे अपने शेयर होल्डर में बांट दो। 20-20 हजार रुपए सबको दे दो। 50 लोगों ने इन्वेस्ट किया था ना मेरे अंदर 1-1 लाख रुपए, हमने सबको 20-20 हजार रुपए बांट दिए, पूरे 10 लाख रुपए बांट दिए। ये कुछ और नहीं है, डिविडेंड इनकम है। समझ आई बात बाबू? यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जो भी आपको रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आई बात? अब आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे और आपको बाद में डिविडेंड मिल गया। जब डिविडेंड मिला तो एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, आपके बिजनेस से इन्वेस्ट कर रखा है तो इनकम आ रही है। अब बाबू मैंने सारा हिंट दे दिया, ट्रीटमेंट में किसी बच्चे से पूछ लेता हूँ। मान्या, कैश और कैपिटल दोनों बढ़ा दो। क्यों? बेटा अगर डिविडेंड आया है कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात ये बाबू बिजनेस की इनकम है, ये प्रॉफिट पर इम्पैक्ट डालती है और प्रॉफिट कैपिटल पर इम्पैक्ट डालता है, कल बताया था। तो अल्टीमेटली बेटा कैपिटल बढ़ जाएगी।
समझ में आई बात? अगर कल का होमवर्क करते तो ये 2 प्रॉब्लम आती, ठीक है ना? पुराने बच्चों को शायद फिर भी ना आती, तो नए को तो बिल्कुल आती, इसलिए मैंने वो डिस्कस कर दी। अब मुझे लगता है बात मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, ठीक है जी बाबू। अब 2 चीजों का और डिस्कशन मुझे करना है और अकाउंटिंग इक्वेशन के 8 तक इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, ठीक है ना? अभी बता रहा हूं, आज ही अभी हम यहाँ बैठकर 4, 5, 6 इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है जी। और आपके लिए घर से होमवर्क होगा, एक इलस्ट्रेशन देखता हूँ 7 या 8 में से एक, सिर्फ एक ही होमवर्क दूंगा क्योंकि कल सुबह आना है आपने, ठीक है जी। 4, 5, 6 यहीं बैठ के करेंगे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन। चलो जी बाबू, इसके अलावा किसी की कोई प्रॉब्लम आई जिन्होंने क्वेश्चन करे और कुछ पूछना चाहता हूँ? ठीक है बाबू, मैं ट्रीटमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का इन अकाउंटिंग इक्वेशन। सब सामने देखते रहेंगे बेटा। मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म जब पढ़ाई है इनका डिस्कशन करा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, वो खर्चे जो हो चुके हैं बस पे नहीं हुए। मैंने हमेशा एक एग्जांपल दिया आपको, फिर उसी एग्जांपल से चर्चा को शुरू करूंगा। आपने एक एम्प्लॉय को रखा बेटा, पूरे महीने काम ले लिया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, आपने उसकी सैलरी दी बेटा 1 मई। बेटा पूरे मई मंथ काम ले लिया, आपने उसकी सैलरी दी 1 जून, क्योंकि आपने डिसाइड किया हुआ है पूरे महीने काम कर, अगले दिन भेजा पैसे। ये कहानी चलती रही पूरे फाइनेंशियल ईयर। पूरा फरवरी मंथ काम कराया, सैलरी दे दी 1 मार्च को। पूरा मार्च काम कराया, अब सैलरी देनी है 1 अप्रैल को बेटा। लेकिन 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। अगर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो प्रैक्टिकली इस फाइनेंशियल ईयर में आपने सिर्फ 11 ही महीने की सैलरी दिखाई बेटा। जैसे मैंने 2 आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं अकाउंट्स के, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और उसके बाद डुअल एस्पेक्ट, एक और तीसरा प्रिंसिपल भी होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं कुछ लोग। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी, ये पता है क्या बोलता है प्रिंसिपल? ये कहता है अकाउंट्स विल प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनेंगे और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर मुझे लगता है अच्छे से पता होगा, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को अगले साल की खत्म होता है। साथ ही साथ बेटा ये कंसेप्ट एक और बात भी करता है, खाली ये नहीं कहता कि अकाउंट्स एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बना देना, ये साथ ही साथ एक और बात भी करता है बेटा कि अगर आप अकाउंट्स एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहे हो, मतलब 12 महीने के लिए बना रहे हो, तो जो भी खर्चे दिखाओगे बुक्स में, जो भी इनकम दिखाओगे वो 12 महीने की ही रिकॉर्ड करोगे। समझ में आ रही बात? जब मैं अकाउंट्स 12 महीने के लिए बना रहा हूं तो खर्चे और इनकम कितने महीने के दिखाने चाहिए? ऑब्वियसली 12 महीने के लिए दिखाने चाहिए। ऐसा मुझे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ने बोला। अब आप खुद समझो, अगर मेरी सिचुएशन ये है तो बेटा मैंने तो सैलरी सिर्फ 11 ही महीनों की दिखाई, 12वें महीने की तो रह गई। तो बेटा 12वें महीने की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं उस बात पे। मान लो ये आप सैलरी देते हो 8,000 रुपये महीना, 11 महीने की तो दी आपने, 11 महीने की सैलरी कितनी दी आपने? 88,000। मुझे बताओ कोई समझदार व्यक्ति, सैलरी पेड 88,000 कैसे रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में? सुरभि कैसे करोगे रिकॉर्ड? सैलरी पेड नॉर्मल खर्चा है, कैश में से माइनस और बोलो कैपिटल में से माइनस, और क्या करें? नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में क्यों माइनस किया भाई? बिजनेस का खर्चा प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालता है, प्रॉफिट को कम कर देता है और प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल पर इंपैक्ट डालता है, तो सीधा कैपिटल में ही हमने माइनस कर दिया। ठीक है भाई, 11 महीनों का ट्रीटमेंट बताना तो किसी के लिए भी मुश्किल बात नहीं है। बात तो यही है कि जो 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हैं उनका क्या करें? ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1 महीने की, इसको कैसे रिकॉर्ड करूं अकाउंटिंग इक्वेशन में? 11 महीने को कैसे रिकॉर्ड किया? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब 1 महीने को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो एक्सपेंसेस हो चुके बस आपने पे नहीं करे, उसे कैसे रिकॉर्ड करें? प्यारे बच्चों 2 ट्रीटमेंट है, आपको भी पता है डुअल एस्पेक्ट है तो 2 ट्रीटमेंट होंगे।
क्या होंगे एक बार पूछ लेते हैं, अगर कोई बता पाया तो ठीक, नहीं तो मैंने तो बताना ही है। शिवम क्या होना चाहिए 8,000 रुपए के खर्चे का? कहता है लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग के नाम से एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। बिल्कुल कर दो बाबू, लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। आपको नहीं लगता मेरी सिरदर्दी है अगर मैंने एम्प्लॉय को पे नहीं करा? तो बाबू पे तो कर रही है, पूरे महीने काम ले चुके हो उससे भाई, आज नहीं करोगे कल करोगे, पे तो करोगे ना। तो बेटा मैंने लाइबिलिटी बना दी और कैश माइनस कर दो। कैश क्यों माइनस करूं, कैश तो गया ही, कैपिटल में से माइनस कर दो। बाबू अगर कैपिटल में से माइनस करोगे ना, सच मायने में आपको दिखाई देगी वही बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो 11 महीने की सैलरी मैंने माइनस कर दी थी यहां पर ही, ठीक है ना। अगर बेटा कैपिटल में से आप माइनस ना कराओ तो प्रैक्टिकली सैलरी रिकॉर्ड ही 11 महीने की हुई, फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पूरा ही काम हुआ। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता था खर्चे या इनकम पूरे 12 महीने के दिखाना, ये तो कहा था उसने, खर्चे हो या इनकम पूरे 12 महीने के दिखाना। अगर मैंने 88,000 कैश में से माइनस करे, 88,000 कैपिटल में से माइनस करे, तो ये तो 11 महीने के दिखाए। बेटा कैपिटल में से 1 महीने की सैलरी और माइनस कर दो, और बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में एक और हेड क्रिएट करके जोड़ दो। कैपिटल में से माइनस करने से क्या होगा, 11 महीने की पहले माइनस हुई थी, 1 महीने की और हो गई पूरे 12 महीने के रिकॉर्ड खर्चे, और हो गया आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बिल्कुल जस्टिफाइड। क्लियर है बात, समझ में आया? पर बेटा ध्यान रखना, यहां तो मैं 11 महीने और 1 महीने करके बातें समझा रहा हूं आपको। पेपर में बेटा अगर ये ना दे, सीधा कहे 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सोच लेना अच्छे से, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है, बढ़ा दो। साथ ही साथ कैपिटल में से माइनस करना मत भूलना, यही सोच के चलना पहले 11 ही महीनों का माइनस हुआ है, 1 महीने का रहता है, तो मुझे तो खर्चा पूरे 12 महीने का दिखाना है। ठीक है जी बाबू, सेम वे प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, बेटा प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। मान लो बेटा आपका बिजनेस जिस जगह पर है, जो भी आपने शॉप ली हुई है वो रेंट पर ली हुई है, आपकी अपनी नहीं है, और आप उस दुकान से धंधा कर रहे हो। बेटा आप रेंट देते हो, ऑब्वियसली हर 1 महीना पूरा करते हो, आराम से रेंट दे रहे थे। बेटा लास्ट मंथ मार्च मंथ में आपके एम्प्लॉयर ने आपको कह दिया, सॉरी एम्प्लॉयर कह रहा हूँ, लैंडलॉर्ड ने आपको कह दिया कि आप 1 महीने का रेंट एडवांस दे दो, मेरे पास कुछ इमरजेंसी है, मुझे पैसे की जरूरत है। आपने कहा ना गुड फेथ कि मैं कई सालों से यहाँ पर हूँ और मुझे पता नहीं कई साल और रहना है, तो लैंडलॉर्ड की बात इतनी तो सुन लेनी चाहिए, आपने 1 महीने का एडवांस दे दिया, यानी कि बेटा आपने रेंट 13 मंथ का पे कर दिया, और वहां वो रेंट है कुछ भी समझ लो 6,000 पर मंथ। अच्छा जब 12 महीनों का पे किया तो ट्रीटमेंट क्या किया? जब 72,000 पे करे तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? मैंने रेंट पे किया 72,000 रुपये, अक्षरा क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? रेंट पे किया 72,000 फॉर 12 मंथ्स, तो नॉर्मल बात है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, आपने पे कर दिया। बाबू 12 महीने का रेंट पे कर दिया, कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस, सारे खर्चे यहाँ माइनस होते हैं, सारी इनकम यहाँ प्लस होती है, हो गया। बाबू अब जो 1 महीने का आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, जो प्रीपेड है, सच में प्रीपेड तो 1 ही महीने का है ना, प्रीपेड पेड इन एडवांस, जो मैंने अगले साल का इसी महीने पे कर दिया, जो अगले अप्रैल का है मैंने मार्च में ही पे कर दिया, वो है प्रीपेड। तो बाबू उस प्रीपे का क्या करें, जो मैंने 1 महीने का भी पे करा 6,000 रुपये उनको, उसका ट्रीटमेंट मिस्टी बता सकते हो तो ठीक, नहीं तो मैंने तो बता नहीं। हाँ जी, एसेट में प्रीपेड, एसेट में एक एसेट क्रिएट करना प्रीपेड रेंट, वहां पे प्लस और कैश में से माइनस। वेरी गुड, इधर देखना
बाबू अच्छा एक बात बताओ, मैंने 12 महीने का पे किया, प्लीज नहीं तरफ देखो, मैंने 72,000 रुपए गले में से उठाए दे दिए, भैया कैश तो चला ही है। एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल को कम करेगा, तो मैंने सीधा कैपिटल कम कर दी। बेटा ये जो मैंने 13वें महीने का भी 6,000 रुपए उठा कर दिया, कैश तो कम हो गया, बिजनेस से कैश तो गया ही है। अब बेटा ये मत कहना कैपिटल में से माइनस कर दो, देखो अगर आप कहोगे ना कैपिटल में से माइनस कर दो तो प्रैक्टिकली आप खर्चे को 13 महीने का रिकॉर्ड कर रहे हो। वो 12 महीने का तो मैंने यहाँ पे माइनस कर ही दिया है ना ऑलरेडी रेड। अगर मैं 1 महीने का और कैपिटल में से माइनस कर दूंगा फिर तो बेटा मैंने 13 महीने का रिकॉर्ड कर दिया। फिर तो आपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को कुछ समझा ही नहीं। वो कहता था खर्चे हो या इनकम 12 महीने का ही दिखाना। समझ में आ रही है बात? बाबू मेरा कैश जरूर गया, आप क्या करोगे, एसेट्स में एक नई एसेट्स क्रिएट करोगे, एक नया हेड क्रिएट करोगे प्रीपेड रेंट, और वहां पर ऐड कर दोगे बेटा 6,000 रुपए। इसका बेनिफिट मुझे अगले साल मिल जाएगा, मतलब अगले अप्रैल में मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करने से खर्चे सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड रहेंगे, ठीक है जी। मैं बेटा 12 महीने का और 1 महीने का अलग अलग आपको सेग्रीगेट करके बाइफरकेट करके समझा रहा हूं, पर उत्तर पेपर में जरूरी नहीं है ये पूछा जाए, सीधा कह सकता है प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड रेंट या प्रीपेड कमीशन, कुछ भी कह सकता है बेटा 6,000 रुपए। जब भी ये कहेगा प्रीपेड नाम की एक एसेट बनाना उसमें जोड़ना, और बेटा प्रीपेड है पे कर दिया है एडवांस में तो कैश चला ही गया होगा बिजनेस से, ऐसा सोचना। समझ में आती है बात? बाबू अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 स्क्रीन पर ला रहा हूँ, स्टार्ट हो जाओ। मुझे फॉर्मेट का पता नहीं होगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, स्पीड से उड़ा रहे हैं तीनों इलस्ट्रेशन यहीं पर। आधे घंटा बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4, बस बिल्कुल चुप। इलस्ट्रेशन नंबर 4 9 ट्रांजैक्शन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 9 ट्रांजैक्शन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ट्रांजैक्शन है। पहले ये निपटाओ फिर 4 और 5। स्पीड बढ़ाकर करना, अभी 24 से 25 मिनट है, बहुत होते हैं, खत्म होंगी सारी के सारी ट्रांजैक्शन। फॉर्मेट भूल जाओ, अगर स्केल से लाइन नहीं खींचनी मत खींचो, फ्री हैंड लाइंस खींचो पर निपटाना है। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 निपटाओ, स्पीड बढ़ाकर फटाफट से। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।